नमस्ते दोस्तों। अजमेर पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लाए हैं 20 और 21 अगस्त के 2 दिनों के एक साथ क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लाए हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। आप एक एक क्वेश्चन देखिएगा, उनके जो है कंटेंट की जो क्वालिटी भी आप देखिएगा। सुजस ई बुलेटिन और विभिन्न न्यूज पेपर से हमने इसका कलेक्शन किया है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा और राजस्थान अभियान के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। पहला कथन है, इस अभियान की प्रेरणा प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जो है ली गई है। इस अभियान की शुरुआत 2024 में हरेली तीज के अवसर पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत की गई थी। दो कथन हो गए, दो और दिखा रहे हैं आपको। आप ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को कि हमें असत्य कथन बताना है। आजकल एक ट्रेंड अच्छा चल रहा है एग्जाम्स में कि आपको असत्य और सत्य कथन बताना होता है, कि पहचानना होता है कौन सा इसमें से असत्य है। तो पहला तो कि एक पेड़ मां के नाम अभियान से इसकी जो है प्रेरणा ली गई थी। दूसरा, इसकी शुरुआत 2024 में हरेली तीज के अवसर पर हुई थी। तीसरा, इस अभियान के तहत 3 वर्षों में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और चौथा कथन है, इस अभियान के तहत लगाए गए पौधों की सुरक्षा हेतु उनकी जियो टैगिंग जो है की गई है। तो सही उत्तर आपको पहचानना है कि क्या है इसमें असत्य कथन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है 3। इस अभियान के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का जो है लक्ष्य रखा गया, न कि 3 वर्ष में 30 करोड़। ठीक है। बाकी जो तीनों कथन है कि जो है इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री के एक पेड़ जो मां के नाम अभियान उससे ली गई थी। 5 साल में 5 जो इसमें 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। और हरेली तीज पे लास्ट ईयर इसकी शुरुआत की गई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का। हरेलो राजस्थान अभियान के तहत इस वर्ष सबसे कम वृक्षारोपण किस जिले में हुआ है। पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, तीसरा ऑप्शन है जालोर और चौथा है डीडवाना कुचामन। तो आपको सही उत्तर की इसमें पहचान करनी है कि सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है डीडवाना। तो डीडवाना कुचामन इसका जो है सही उत्तर रहेगा। इसके तहत क्या होगा कि हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत इस वर्ष कुल वृक्षारोपण 10 करोड़ से अधिक रहा, जिसमें सबसे कम जो वृक्षारोपण हुआ है वो हुआ है डीडवाना कुचामन जिले में, सिर्फ 11 लाख पौधे। जबकि सर्वाधिक वृक्षारोपण जो जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वृक्षारोपण वाला जिला है जयपुर। 73.58 लाख जो है वो पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं। जबकि जैसलमेर उसके बाद नंबर 2 पे है, भीलवाड़ा नंबर 3 पे है। ये सूची यहाँ दी गई है, ये भी आप लोग जो है याद कीजिएगा। 10 करोड़ 24 लाख पौधे राजस्थान में लगाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जयपुर में है 73.58 लाख, जबकि डीडवाना कुचामन में 11.7 लाख पौधे जो है लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से हरियाणा राजस्थान अभियान पे। बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान ये चल रहा है अभी, हरियाणा राजस्थान। इस पे हमने आज 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए लाए हैं, ताकि आपको ये अभियान पूरा अच्छे से याद हो जाए। हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत इस वर्ष सबसे अधिक वृक्षारोपण किस विभाग ने किया है। और ये सारी जानकारी ऑथेंटिक है, सुजस ई बुलेटिन से ली गई है। तो इस पे आप बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। राजस्थान सरकार का मुखपत्र है, सरकार जो ऑफिशियली कह रही है वो इसमें दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा विभाग, दूसरा है वन विभाग, तीसरा जो ऑप्शन है वो है इसके अंदर की गृह विभाग और चौथा है ग्रामीण विकास विभाग। तो हमें ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा विभाग सबसे आगे रहा है वृक्षारोपण के अंदर। तो देखते हैं इसका सही उत्तर जो है वो शिक्षा विभाग। हरियाणा और राजस्थान अभियान के तहत इस वर्ष सबसे अधिक वृक्षारोपण शिक्षा विभाग ने किया है। 3.25 करोड़ पौधे जो है इसने लगाए हैं। इसके अलावा अन्य विभागों की स्थिति भी यहाँ दिखाई गई है। ग्रामीण विकास विभाग 2.65 करोड़, वन विभाग ने 2 करोड़ और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50 लाख पौधे जो है लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का। खाद्य एवं जो नागरिक आपूर्ति विभाग है, इसके द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान, इसके बारे में आपको सत्य कथन पहचानना है कि कौन सा इसमें कथन जो है वो सत्य है। पहला ऑप्शन, इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है एनएफएसए, इसमें मिल रही खाद्य सब्सिडी का त्याग करने हेतु प्रेरित करना है। इस दूसरा है, इस अभियान की अवधि 31 अगस्त 2025 है। ऑप्शन नंबर 3 है, अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 27 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा छोड़ दी है और उपयुक्त सभी। तो आपको पहचाना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। चारों कथन एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान के कारण सक्षम जो लोग हैं, जो इकोनॉमिकली जो है सुदृढ़ स्थिति में है, ऐसे लोग जो है वो खाद्य सब्सिडी का त्याग कर रहे हैं अपनी इच्छा से। सरकार उनको फोर्स नहीं कर रही, वो अपनी इच्छा से उसका त्याग कर रहे हैं। और उसके बदले में क्या होगा, जब वो लोग अपनी सब्सिडी छोड़ देंगे तो इसका लाभ गरीबों को मिलेगा। तो हमने देखा कि इस अभियान के तहत अब तक 56 लाख जो वंचित परिवार उनको लाभ मिला है। ये देखिए, ये न्यूज कटिंग यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5, देश के सीपीआर डॉक्टर के नाम से विख्यात डॉक्टर वीके जैन का संबंध प्रदेश के किस जिले से है। दैनिक भास्कर 20 अगस्त की न्यूज थी। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अजमेर और चौथा कोटा। तो सही उत्तर है इसका जोधपुर। 14 अगस्त 2025 को भारत के स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले डॉक्टर वीके जैन, जिन्हें भारत के सीपीआर डॉक्टर के रूप में जाना जाता है, इन्हें राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
और ये क्यों दिया गया? क्योंकि उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक कल्याण में जो उनका योगदान है उसको लेकर प्रदान किया गया है। सीपीआर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीपीआर जो होता है वो जब भी हमें हार्ट अटैक आता है या हमारा जो एक तरह से कहें कि हार्ट फेल होने की स्थिति में हो, तब आपने कई मूवीज में वो सीन देखा होगा कि हाथों से रख के उसे चेस्ट को प्रेस किया जाता है ताकि हमारे जो लंग्स है वो ऑक्सीजन जो है वो ले सके। और इसके अलावा जो इसका पूरा नाम है वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये प्रशिक्षण जो है इनको अनिवार्य बनाने चाह रहे हैं, ये स्कूली शिक्षा में कह रहे हैं कि जितने भी युवा है वो सब सीखें, ताकि हर बच्चा अगर सीपीआर जानेगा तो देश में जो है काफी मृत्यु की जो दर होगी वो कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो से संबंधित जो कथन है उसमें से पहचानना है कौन सा कथन इसमें से असत्य है। पहला, चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। दूसरा, इसमें राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षमता में देश का पहला स्थान मिला है। तीसरा, राजस्थान को ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में देश में तीसरा स्थान मिला है। और उपयुक्त में से कोई नहीं भाई, सौर ऊर्जा में पहला स्थान, ओवरऑल एनर्जी के अंदर जो है तीसरा स्थान, और इसका आयोजन गांधीनगर में से हुआ है। तो कौन सा कथन इसमें से जो है असत्य है? देखते हैं इसका उत्तर। तो 3, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुई चौथी ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो में आज राजस्थान को जो है सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहला स्थान। तो आप सब लोगों के लिए गर्व की बात भी है, और लेकिन एक विवाद भी से जुड़ा हुआ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सौर ऊर्जा जो है राजस्थान में जितने भी जो है हमारे प्लांट लगाए जा रहे हैं उसको लेके पश्चिमी राजस्थान में एक विवाद चल रहा है, वो क्या है? तो लेकिन सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान पहले स्थान पे आ गया, ये गर्व का विषय है। दूसरा, कि केंद्रीय नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री जो थे उनका नाम क्या है? प्रहलाद जोशी। उनके हाथों ये पुरस्कार मुख्यमंत्री जी ने ग्रहण किया है। साथ ही राजस्थान को ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में दूसरा स्थान मिला है देश के अंदर। मतलब उसमें कौन कौन सी ऊर्जा आ जाएंगी? तो उसमें पवन ऊर्जा आ गई है, आपकी जल जो ऊर्जा आ गई है, भूतापीय ऊर्जा आ गई है, ऐसी ऊर्जा जो कि जिसके स्रोत जो है वो अनलिमिटेड है, तो वो सारी इसके अंदर आती है। तो उन सब के अंदर इसको देश में दूसरा स्थान मिला है। राजस्थान का भड़ला जो सोलर पार्क है वो 2245 मेगावाट स्थापित जो है सोलर क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये फैक्ट आप मार्क कर लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम हॉल में आपको जरूर दिखेगा ये कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, तो भड़ला। और कितनी क्षमता है इसकी? 2245 जो है मेगावाट। राजस्थान में 28 गीगावाट टोटल जो है रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना है। इससे 470 करोड़ यूनिट पे जो है उत्पादित हो रही है, जबकि 32 गीगावाट की जो परियोजना है जो कि 28 से भी ज्यादा होगी, दिख ही रहा है आपको। तो इतनी परियोजना निर्माणाधीन है। जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट थी, इसका जो संस्करण 14 था, गांधीनगर में आयोजन हुआ 19 अगस्त 2025 को, और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 आज का, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही, अप्रैल से जून तक जो पहली तिमाही होती है, इसमें राजस्थान को नई निवेश योजनाओं के मामले में कौन सा स्थान देश में मिला है? तो ऑप्शन है पहला, 1 नंबर इस पहला स्थान, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तो तीसरा ऑप्शन पे तीसरा स्थान, और चौथे पे चौथा स्थान। तो कौन सा स्थान राजस्थान को मिला है? तो वह है पहला स्थान। निवेश योजना का अर्थ हो गया कि किसी भी क्षेत्र में जो पैसा जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो लगाने के लिए, चाहे उसके अंदर सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र के अंदर, तो उसमें राजस्थान ने सौर और पवन ऊर्जा की जो योजनाएं हैं उनकी बदौलत निवेश आकर्षण में महाराष्ट्र गुजरात को छोड़ते हुए देश का नंबर 1 जो है इन्वेस्टमेंट जो है डेस्टिनेशन बन गया है राजस्थान अब। ये सफलता राजस्थान को हरित ऊर्जा का प्रमुख हब बनने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रही है कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि राजस्थान में निवेश करने कहाँ आएंगे लोग, तो वो आ रहे हैं कहेंगे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। और राजस्थान ने 419 नई परियोजनाओं के माध्यम से 2.69 जो लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है, जो कि कुल निवेश का जो इस तिमाही में पूरे देश में जो निवेश आया ना, मान लीजिए 100 रुपए पूरे देश में निवेश हुए, उसमें से 15.5 रुपए राजस्थान में निवेश हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको दिखा रहे हैं कि 100 में से 15.47% जो है वो निवेश राजस्थान में हुआ है। और उसका भी अगर 86% निकालें, जो कि लगभग 12 से 13% होता है, तो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है। अन्य राज्यों की स्थिति क्या है? तो महाराष्ट्र को निवेश मिला है 15.30, जबकि गुजरात को मिला है 12.05। तो ये न्यूज थी कि निवेश परियोजनाओं में राजस्थान ने इस तिमाही के अंदर पहला स्थान प्राप्त देश में कर लिया है। और इसके पीछे की वजह क्या है? तो वो है निवेश, हमारी जो सौर ऊर्जा परियोजना है और पवन ऊर्जा परियोजना है। आप लोग अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं आरएस जैसे एग्जाम के लिए, वहां भी इस तरह के फैक्ट्स को आप उपयोग कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स की क्लास है, इनके माध्यम से आप इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आपके तैयार होंगे, एसआई का, प्रोफेसर का, या अगर आप आरएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही मेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां भी ये फैक्ट जो है काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वेंट्रिलोक्विस्ट आर्टिस्ट है जानू, इनको इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 प्रोग्राम में देश की पहली ट्रांसजेंडर
वेंट्रीलोक्विस्ट आर्टिस्ट अवार्ड रिकॉर्ड के लिए सम्मानित किया गया। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 प्रोग्राम का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा जयपुर, तीसरा अजमेर। तो हमें इसका सही उत्तर बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो इसका है ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक के रायचूर की रहने वाली और देश की पहली ट्रांसजेंडर वेंट्रीलोक्विस्ट आर्टिस्ट है जानू। इनको जयपुर स्थित आरआईसी में आयोजित इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 प्रोग्राम में सम्मानित किया गया। ये वेंट्रोलोक्विस्ट क्या होते हैं? ऐसे कलाकार होते हैं जो बिना होठ हिलाए आवाज निकालने की कला में निपुण होते हैं। ये एक पपेट या गुड़िया डोल अपने साथ मंच पे रखते हैं। तो सिर्फ इस प्रोग्राम का आयोजन राजस्थान में हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। और ये देश की पहली ट्रांसजेंडर वेंट्रोलोक्विस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग। राजस्थान राज्य, ढंग से पढ़िएगा, राजस्थान राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। आयोग का गठन कब हुआ था? मई 2025 में। आयोग की जिम्मेदारी पंचायत व निकाय चुनाव में सीटवार ओबीसी आरक्षण 4 मई में जो तय करने की थी। आयोग में अध्यक्ष रिटायर्ड जज जो है वो मदन लाल है और उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो नंबर 2, मदन लाल जी इसके अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जो है इनको जो जिम्मेदारी 3 महीने में दी गई थी, देखते हैं पूरा फैक्ट। राजस्थान राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन मई 2025 में किया गया था और इन्हें अगस्त तक, मतलब 3 महीने के अंदर जिम्मेदारी थी इनके पास कि पंचायत व निकाय चुनाव में सीटवार ओबीसी आरक्षण करेंगे। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही पहली बार जो है राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव होने थे। लेकिन हुआ ये कि ये अपना जो है काम जो है समय पर नहीं कर पाए, ऐसे में उनका कार्यकाल बढ़ना तय है। आयोग की संरचना में चलते हैं तो रिटायर्ड जज है मदन लाल, वो अध्यक्ष है, जबकि इसके सदस्य हैं 4 लोग हैं, मोहन मोहनवार, राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंचायत निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जो है तय करने के लिए एक ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन करना होगा। उसी की रिपोर्ट में चुनाव होंगे और जो 21% आरक्षण देने का नियम है वो सभी जगह लागू नहीं होगा। इसी के तहत वो जो है चुनाव जो होंगे वो आगामी समय में होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन्हें राजीव गांधी क्रिकेट क्लब के द्वारा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सा क्लब है? राजीव गांधी क्रिकेट क्लब। और कौन सा अवार्ड है? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पहला ऑप्शन है दीक्षित माथुर, दूसरा संजय व्यास, तीसरा मोहन श्रीवास्तव और चौथा है राकेश शर्मा। तो आपको पहचानना है कि इनमें किसको जो है सम्मानित किया गया। सही उत्तर है संजय व्यास। राजीव गांधी क्रिकेट क्लब के द्वारा आरसी क्रिकेट एकेडमी में एक समारोह आयोजित हुआ। उसमें मुख्य अतिथि हमारे नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के जो टीकाराम जूली थे, उन्होंने राजस्थान के पूर्व रणजी कप्तान है संजय व्यास, इनको राजीव गांधी स्मृति में जो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है ये दिया। संजय व्यास जो है रणजी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने 30 जो है मैच खेले हैं। ठीक है, तो याद रखना कि संजय व्यास को जो है क्रिकेट से संबंध है, रणजी टीम के कप्तान भी ये रह चुके हैं, उनको अभी अवार्ड दिया गया राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि हमारे द्वारा मॉडल पेपर्स का प्रकाशन किया जा रहा है। आजाद जो नाम है वो 1 वीक सीरीज के मामले में तो आपने काफी सुना होगा, अलग अलग यूनिवर्सिटी के 1 वीक बनाते हैं, बट मॉडल पेपर्स में भी यहाँ भी हम आ गए हैं। और मॉडल पेपर जो है वो आपको दिख ही रहे हैं कि 4th ग्रेड के लिए हमने लॉन्च किए हैं, साथ ही वीडियो एग्जाम के लिए लॉन्च किए हैं। और आगामी समय में सारे मॉडल पेपर जो है हर भर्ती परीक्षा के लिए हमारे द्वारा आने वाले हैं। रिट के, इसके बाद पीटीटी, प्री बीएसटीसी से लेकर सभी भर्ती परीक्षाओं के मॉडल पेपर हम प्रकाशित करेंगे। तो आप सब लोग जो है जब भी बाजार में जाएं या आसपास जो है आपके जो भी नियरेस्ट शॉप है वहां देखने जाएं, तो आजाद के मॉडल पेपर्स एक बार क्वालिटी जरूर देखें विश्वास करके, और अगर अच्छा लगे तो परचेज कीजिएगा। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रदेश में जो लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी है इसके तहत कितने प्रतिशत ट्रीटेड जल का उपयोग सिंचाई के लिए अनिवार्य रूप से किया जाएगा? जो उपचारित जल होता है उसका कितना परसेंट ऐसा रहेगा जिसे सिंचाई में काम लेना ही होगा आपसे? तो पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा है 55%, तीसरा है 60% और चौथा है 65%। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, प्रदेश में लिक्विड डिस्चार्ज पॉलिसी के तहत 65% ट्रीटेड जल का उपयोग सिंचाई के लिए अब अनिवार्य रूप से जो है किया जाएगा। इससे जल संरक्षण की दिशा के अंदर जो होगी वो प्रगति हो सकेगी। केंद्र सरकार ने ये निर्णय जो लिया है पर्यावरणीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और किसानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो है लिया है। ट्रीटेड वाटर जानते हैं कि जैसे अभी हमारे जो सीवरेज का वाटर होता है इसको साफ किया जाता है और ट्रीटेड वाटर को जो है सिंचाई में काम लेने का जो है बात चल रही है। 65% जो है पानी काम में लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेलवे ने प्रदेश के किन 2 जिलों से दिल्ली तक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन है भरतपुर जोधपुर। वंदे भारत ट्रेन कौन से 2 जिलों से शुरू होगी दिल्ली के लिए? दूसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़ जोधपुर, तीसरा है बीकानेर जोधपुर और चौथा है कोटा जोधपुर। तो आपको पहचानना है कि कौन से 2 जिलों से वंदे भारत ट्रेन चलेगी दिल्ली के लिए। तो ऑप्शन है 3, बीकानेर और जोधपुर।
रेलवे बोर्ड ने कहा है कि जोधपुर बीकानेर से दिल्ली कैंट तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। साथ ही जयपुर जो है वो तीसरा अपने ऐसा जिला हो जाएगा जहां से 3 वंदे भारत जो है राजस्थान में चल रही है। जयपुर पहले एक तो अजमेर दिल्ली कैंट रूट पे जुड़ा हुआ है और दूसरा उदयपुर दिल्ली कैंट जो रूट है इस पे जुड़ा हुआ है। अब जो जोधपुर दिल्ली कैंट चलेगा उसमें यहाँ से जयपुर से ट्रेन निकलेगी। तो पहला देखते हैं जोधपुर से जो दिल्ली चलेगी इस ट्रेन की क्या विशेषता है। ये 605 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे और 5 मिनट में तय करेगी। इंपॉर्टेंट है, 8 घंटे के अंदर 605 किलोमीटर की दूरी। एवरेज कितना हुआ बताइएगा आप लोग। बीकानेर की जो ट्रेन है वो चलेगी लगभग, इसमें दिया है 6 घंटे और 15 मिनट में 448 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगी। इन ट्रेन की डिटेल्स है, कितने बजे रवाना होगी, कितने बजे वापस बीकानेर या जोधपुर पहुंचेगी, वो यहाँ बताया गया है। यात्रियों को लाभ क्या है। ऑब्वियसली बात है, अगर इतनी फास्ट ये ट्रेनें चलेगी तो तेज गति और समय की बचत, हमारा जो सफर है वो कई घंटे कम हो जाएगा। आरामदायक यात्रा है क्योंकि वंदे भारत ट्रेन में बहुत सारी सुविधाएं हैं। कनेक्टिविटी है, पश्चिम राजस्थान के जो बड़े शहर है जो सीमावर्ती भी हैं वहां से सीधे दिल्ली से आप जो है जुड़ पाएंगे। और जयपुर में तीसरी ट्रेन ही आ जाएगी। कुल मिलाकर राजस्थान के यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब प्रदेश में जो है वंदे भारत की 6 ट्रेन हो जाएगी। 2 तो अभी आपने देखी वो जो चलने वाली है, 4 पहले से चल रही है। कौन कौन सी ट्रेनें हैं इसके अंदर, तो 4 ट्रेनों में पहला है अजमेर से दिल्ली। ये प्रदेश की पहली वंदे भारत है। 12 अप्रैल 2023 को ही शुरू हुई थी। प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का नाम क्या है, तो अजमेर से दिल्ली। कब शुरू हुई थी, 12 अप्रैल 2023 को। दूसरी ट्रेन थी अपने जोधपुर से अहमदाबाद, 7 जुलाई 2023 को शुरू हुई थी। तीसरी ट्रेन है अपने जयपुर से उदयपुर, 25 सितंबर 2023। चौथी है उदयपुर से आगरा, 2 सितंबर 2024। तो ये 4 ट्रेन तो पहले से चल रही थी और 2 अभी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2025 का राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति का सर्वोच्च व प्रतिष्ठित जो मलाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान है उससे किसे सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल प्रभाकर, दूसरा है डॉक्टर पद्मजा शर्मा, तीसरा है संगीता सेठी और चौथा ऑप्शन है देवेंद्र मिश्रा। तो आपको सही उत्तर पहचानना है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़, आपको बताना श्री डूंगरगढ़ किस जिले में है। तो इन्होंने हिंदी सर्जन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की है। संस्था अध्यक्ष है श्याम महर्षि, उपाध्यक्ष है डॉक्टर मदन सैनी। इनके अनुसार 2025 का जो सर्वोच्च सम्मान हमारी संस्था का, इस संस्था का होता है वो है मलाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान। ये जोधपुर के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया है। तो कहाँ की है, पहले तो किसको दिया गया, डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया, मलाराम माली। समिति का नाम क्या है, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति। और कहाँ की निवासी है, जोधपुर की। ठीक है, इनको 21,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के 2 जो है इसमें और जो है हमारे साहित्यकारों का जिक्र हुआ है। एक है बीकानेर के साहित्यकार संगीता सेठी, उनको दिया गया शिव प्रसाद सिकवाल पुरस्कार। और एक दिया गया सरदार साहब के उपन्यासकार विश्वनाथ तंवर को चंद्रमोहन हाडा हिमकर स्मृति पुरस्कार। पद्मजा शर्मा के बारे में जानते हैं कि ये जो है 37 कृतियां इनकी अब तक प्रकाशित हो चुकी है। कई यूनिवर्सिटीज में उनकी कविताएं लघु कथाएं जो है पढ़ाई जा रही है और जापान अमेरिका दुबई के अंदर भी ये जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 14 आज का 14 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने किस क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने को मंजूरी दी है। कोटा बूंदी क्षेत्र में पहला ऑप्शन, दूसरा है कोटा झालावाड़ क्षेत्र में, उदयपुर सिरोही क्षेत्र में और उदयपुर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर है एक, कोटा बूंदी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। और इनकी मोदी जी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो आर्थिक मामलों की समिति होती है उसने ये प्रोजेक्ट को अनुमति दी है। 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत इस पे आएगी। इसका प्रस्ताव जो था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तैयार किया था और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में जानकारी दी है। कहाँ बनाया जाएगा, कोटा बूंदी के बीच सामपुरा में बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड किसे कहा जाता है, जहां पहले से कोई हवाई अड्डा या हवाई सेवाएं मौजूद ना हो। नए सिरे से जब हवाई अड्डा बनाया जाता है उसे फिर ग्रीनफील्ड कहा जाता है, जहां पहले से कोई एयरपोर्ट रनवे या एयरलाइन ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नए क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र को हवाई सेवा से जोड़ना और यहाँ पे आर्थिक पर्यटन रोजगार में वृद्धि करना है। चूंकि जानते हैं कोटा जो हमारी शिक्षा नगरी के रूप में फेमस है, पूरे देश विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्हें जो है अब हवाई जो है सेवाएं मिल पाएगी। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर भारत की सबसे बड़ी हिंदी साहित्य समिति राज्य के किस जिले में है। दैनिक भास्कर की न्यूज है। पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है कोटा और चौथा ऑप्शन है सीकर। तो इसका सही उत्तर है एक, भरतपुर। उत्तर भारत की सबसे बड़ी हिंदी साहित्य समिति राज्य के भरतपुर जिले में है। यहाँ विद्यमान दुर्लभ पांडुलिपियों के डिजिटलाइजेशन हेतु इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट के साथ भाषा पुस्तक विभाग के द्वारा एमओयू किया गया। इसका अंश चर्चा में जो है आया है। और हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 13 अगस्त 1912 को पूर्व राजमाता गिरिराज कौर के द्वारा की गई थी। किस लिए की गई थी, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के उन्नयन और संरक्षण हेतु।
उन्नयन शब्द की अगर संधि को कर पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने के लिए प्रदेश के किस सैनिक को राष्ट्रपति वीरता पदक से नवाजा जाएगा? पहला ऑप्शन है भले सिंह, दूसरा मोहन सिंह, तीसरा सोहन सिंह और चौथे राम सिंह। तो उसका ऑप्शन है एक, चूरू निवासी भले सिंह बलोदा को ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने के लिए राष्ट्रपति वीरता पदक से जो है नवाजा जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर पे हम कोशिश करेंगे, हमारी जो बुक जल्दी आने वाली है करंट अफेयर्स की, उसमें पूरा एक ऑपरेशन सिंदूर पे पेज रखेंगे और उसमें काफी सारे राजस्थान के जो वीरों को भी सम्मानित किया जा रहा है अलग अलग क्षेत्र से, एनिमियस पार्टनी से लेके हर जिले के जो है अधिकारी को भी सम्मानित किया जा रहा है। उस पर पूरा एक पेज देंगे कि किसे किसे सम्मानित किया गया, ताकि आपके लिए एग्जाम्स में तैयारी अच्छे से हो सके। तो आप हमारी बुक का वेट कीजिएगा, जल्दी आने वाली है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के गांवों की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। कौन सा कथन इस संदर्भ में सत्य है? पहला ऑप्शन है, इस योजना के तहत प्रदेश के 35,000 से अधिक गांवों का ड्रोन सर्वे व जीआईएस मैपिंग की गई है। दूसरा ऑप्शन है, डिजिटल रिकॉर्ड बनने के बाद गांव की सरकारी संपत्ति के लिए धन आवंटन में हो रहे फर्जीवाड़े भी रोके जा सकेंगे। तीसरा है, ये डिजिटल रिकॉर्ड संपत्ति स्वामित्व के विवाद को सुलझा देगा। और उपयुक्त सभी, हमें देखना है कौन सा कथन जो है ये जो स्वामित्व योजना है इसके तहत जो है जो डिजिटल मैपिंग की जा रही है उसके संदर्भ में सत्य है या नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में सबसे ज्यादा जयपुर जिले के गांवों की डिजिटल मैपिंग की गई है। इसमें क्या कर रहे हैं कि जीआईएस टैगिंग भी ये लोग कर रहे हैं और ड्रोन से सर्वे करा रहे हैं। इससे संपत्ति को फर्जीवाड़ा ऐसे रुक जाएगा कि जो विवाद होते हैं कि किसी ने किसी की प्रॉपर्टी का कब्जा कर लिया, वो नहीं हो पाएगा। साथ ही सरकारी धन का जो है दुरुपयोग भी नहीं हो पाएगा। कई बार क्या होता है, करप्शन के चलते ये होता है कि पहले से कोई इमारत बनी हुई है, फिर अगली बार फिर से उसका टेंडर हो जाता है कि अगली बार फिर से उसके लिए जो है पैसा आवंटित कर दिया जाता है। तो ये संभव नहीं होगा। अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो रिकॉर्ड में दिखाई देगी, तो इसके लिए फिर से उसको बनाने के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे, संपत्ति का विवाद भी इससे रुकेगा। और 35,000 गांव राजस्थान के डिजिटली जिनका एक एक प्लॉट का, एक एक मकान का, एक एक भवन का जो है वो मैपिंग हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 आज का, चेक गणराज्य में आयोजित होने वाली वर्ल्ड रैंकिंग पैरा आर्चरी प्रतियोगिता में प्रदेश के जो 2 खिलाड़ी हैं वो भारतीय पैरा तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व जो है वो करेंगे। ये खिलाड़ी किस जिले के निवासी हैं? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा उदयपुर, तीसरा कोटा और चौथा है सीकर। तो सही उत्तर है एक, बीकानेर। चेक गणराज्य में आयोजित होने वाली वर्ल्ड रैंकिंग पैरा आर्चरी प्रतियोगिता में प्रदेश के 2 खिलाड़ी भारतीय पैरा जो तीरंदाजी टीम है इसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ये खिलाड़ी कौन कौन है? तो श्याम सुंदर स्वामी है जो कि कंपाउंड टीम का हिस्सा रहेंगे, और धनाराम गोदारा है जो कि रिकर्व टीम का हिस्सा रहेंगे। दोनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई, राजस्थान का जो है आप नाम रोशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आज का, रावत भाटा निम्न से किसका देश में एकमात्र उत्पादक है? क्रोमियम 50, कोबाल्ट 60, निकल 80 या यूरेनियम 52। तो आपको पहचानना है कि रावत भाटा किसका एकमात्र उत्पादक है। तो सही उत्तर है कोबाल्ट 60। रावत भाटा जो है वो कोबाल्ट 60 का देश में एकमात्र उत्पादक है। क्यों चर्चा में आया? क्योंकि कनाडा को यहाँ से 1000 किलो कोबाल्ट 60 का जो है निर्यात किया जा रहा है। अब कोबाल्ट 60 होता क्या है? तो ये जो है एक ऐसा रसायन है जिसका उपयोग कैंसर चिकित्सा में, खाद्य सामग्री के परिरक्षण में और मेडिकल उपकरणों के स्टरलाइजेशन में किया जाता है। रावत भाटा में ये फैसिलिटी जब तक शुरू नहीं हुई थी तब तक भारत जो है इसका आयात करता था। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि राजस्थान राज्य के लिए है कि रावत भाटा के कारण से हमें कोबाल्ट 60 का जो है निर्यात जो है हम कर पा रहे हैं और आयात हमें नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही यहाँ से देश के 500 कैंसर अस्पतालों में जो है कोबाल्ट 60 भेजा जाता है, जिससे 14 लोग से जो अधिक जो रोगी है उनकी चिकित्सा में कार्य आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में अक्टूबर माह में लोयन सफारी जो है शुरू की जा रही है? पहला ऑप्शन है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, दूसरा है मुकुंदरा अभ्यारण्य, तीसरा है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और चौथा है सीता माता अभ्यारण्य। तो सही उत्तर है इसका सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की जो है 20 हेक्टेयर हिस्से में लोयन सफारी शुरू की जा रही है। अभी प्रदेश में नाहरगढ़ जैविक पार्क में लोयन सफारी जो चलाई जा रही है, तो 2 अभ्यारण्य हो जाएंगे। लोयन सफारी जो है कहाँ चल रही है? नाहरगढ़ जयपुर के अंदर, और अब शुरू हो रही है सज्जनगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 21, प्रदेश में बेलों से खेती करने वाले लघु व सीमांत किसानों को राज्य सरकार की ओर से कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? पहला ऑप्शन है 20,000 रुपए, दूसरा है 30, तीसरा है 40,000 और चौथा है 50,000 रुपए। कितने रुपए इन सबको दिए जाते हैं जो कि बेलों से खेती करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में दिख सकता है आपको ये। प्रदेश में बेलों से खेती करने वाले लघु व सीमांत किसानों को राज्य सरकार जो है उनकी ओर से 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए, जब 30,000 रुपए मिलेंगे तो आय तो बढ़ेगी, साथ ही पशुओं का संरक्षण भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई बेलों को बचाना पड़ेगा अगर आप खेती करना चाहते हैं तो योजना के अन्य बिंदु क्या है? 2 बैल वाले किसान ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। लघु व सीमांत किसान का प्रमाण पत्र कौन देगा? तहसीलदार जी देंगे।
और आवेदन कृषि विभाग के राज किसान साथी पोर्टल के साथ साथ ऑफलाइन भी किए जा सकेंगे। ये न्यूज थी आज की। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सबको हमारा जो वीडियो पसंद आया होगा। आज के जो क्वेश्चंस की क्वालिटी आप देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन राजस्थान में बहुत कम जो है मैं कहूँ कि चैनल्स के ऊपर आ रहे हैं। डेली करंट अफेयर्स बहुत ही वैसे भी कम लोग ही पढ़ा रहे हैं, और उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन जो कि न्यूज़पेपर से लिए जाते हैं ऐसा उपलब्ध नहीं है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो शेयर जरूर करना है इसे। इसमें कमेंट भी हमें कीजिएगा, हम और क्या सुधार कर सकते हैं। साथ ही हमारा पब्लिकेशन जो है 1 वीक सीरीज बनाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी, आपको पता ही है। कोटा ओपन में इग्नू के लिए, स्टेट ओपन, NIOS, जोधपुर यूनिवर्सिटी, जगत गुरु यूनिवर्सिटी आदि में अगर आपका कोई भी परिचित पढ़ रहा है तो उसे आप हमारी सीरीज के बारे में पूछिएगा। वही क्वालिटी हम कोशिश करेंगे कि हमारे जीके के अंदर बुक्स में भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।